हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जूनियर अकाउंटेंट 11 फरवरी 2024 को जो पेपर आयोजित किया गया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे थे। पहले और दूसरे पार्ट में अपन ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आज के पार्ट में सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने पिछले दो पार्ट में देखा होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो ये पेपर था, जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर था, उसमें गणित के क्वेश्चंस का लेवल मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, नॉर्मल लेवल था। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिए गए थे। 4-5 प्रश्नों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। बाकी लगभग प्रश्न अपने सरल कर भी लिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अपन आज सरल कर लेते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को सरल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अपना जो ऐप है वो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ विथ ओम झाझड़िया टाइप करके सर्च कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। अपना ऐप है वो मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से गूगल प्ले स्टोर है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको तकनीकी समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9672825111 पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज के द्वारा भी बता सकते हो। इस ऐप पर आपको आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर में जो 8-10 12 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं उनसे संबंधित, या रीट मैन से संबंधित, अंकगणित से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्सेज दिए गए हैं, डाले गए हैं। आप उनको देख सकते हैं, आप उनको वहां से बाई कर सकते हैं। इसी नाम से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। अपन कर रहे थे जूनियर अकाउंटेंट का पेपर सोल्व कर रहे थे, उसमें अगले क्वेश्चंस सोल्व करते हैं अपन। देखिए किस प्रकार से आगे के क्वेश्चंस। सांख्यिकी ये स्टैटिक्स के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे। मेरे पास जो सीरीज है उस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का है और सांख्यिकी से संबंधित है। देखिए 40 विद्यार्थियों की कक्षा में उनकी लंबाइयां और उस प्रसार में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 40 विद्यार्थी हैं, उनकी लंबाई और उनके प्रसार के संबंध में आपको बताया गया है किस प्रकार से। आगे बहुलक कक्षा की ऊपरी सीमा और माध्यिका कक्षा की निचली सीमा का योग आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है, एक तो आपको लंबाई दे रखी है, वो सेंटीमीटर में दे रखी है, और दूसरी आपको विद्यार्थियों की संख्या एफ आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखा है 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। ये आपको लंबाई दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या आपको क्रमशः दे रखी है कितनी, 3, 6, 12, 9 और 10। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई। आपको दो वर्ग निकालने हैं, एक तो बहुलक वर्ग और एक माध्यिका वर्ग। बहुलक वर्ग की तो ऊपरी सीमा लेनी है। ये सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा। अलग अलग वर्ग की अलग अलग सीमाएं होती हैं। बहुलक वर्ग की तो ऊपरी सीमा लेनी है। तो बहुलक वर्ग है कौन सा, पहले तो उस बहुलक वर्ग को अपन देखते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता 12 है, और 12 के सामने ये जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग है, और इसकी ऊपरी सीमा कितनी है, 155 है। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा 155 है। और दूसरा आपसे पूछा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निचली सीमा या निम्न सीमा आपको निकालनी है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा निकालने के लिए आपको n/2 निकालना पड़ेगा और CF निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले अपन अगर CF निकालें, संचयी बारंबारता निकालें, तो सबसे पहले आएगा 3, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, 9 और 12 21, 21 और 9 कितने होंगे, 30, 30 और 10 कितने होंगे, 40। ये तो CF हो गई, संचयी बारंबारता हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो n/2 निकालते हैं। सभी विद्यार्थियों का योग कितना है, 40, 40 बटे में 2 करेंगे तो n/2 का मान कितना आएगा, 20 आएगा। n/2 से जस्ट अगली CF देखनी है आपको। n/2 का मान है 20, 20 से जस्ट आगे
CF आती है 21, मतलब ये जो वर्ग है इसके सामने जो वर्ग है वो क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग ये होगा, और उसके आपको निचली सीमा, निम्न सीमा पूछी है, निम्न सीमा कितनी है, 150 है। और आपको इन दोनों का योग पूछा है, तो योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 305 आपको प्राप्त हो जाएगा। यही है माध्यिका कक्षा की निचली सीमा। ये माध्यिका कक्षा आई और ये इसकी निचली सीमा है, और निचली सीमा और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे तो जो टोटल आपको प्राप्त होगा वो 305 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान दिया गया, आपको प्रतिशत से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किस प्रकार से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। परसेंटेज आपको निकालना है, दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो सीट है उसमें 107 नंबर क्वेश्चन है। 1.14, 1.14 जो है वो 3.8 का कितना प्रतिशत है। कौन 1.14 किसका, 3.8 का, तो 3.8 नीचे रहेगा। कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए गुणा किससे करते हैं अपन, 100 से गुणा करते हैं। 1.14 जो है वो किसका, 3.8 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे। सरल आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, पॉइंटर वगैरह हटा लेंगे और सरल करेंगे तो यहाँ से इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 30% प्राप्त हो जाएगा। एजुकेशन दिया ये। नेक्स्ट इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक अगला क्वेश्चन भी आपको मैच करने से संबंधित, सॉरी, सही कथनों की पहचान से संबंधित आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो सीट है उसमें 124 नंबर क्वेश्चन। 4 कथन आपको लाभ हानि से संबंधित दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही कथन बताने हैं, सही कथनों की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 124, पहला कथन ये है यहाँ पर, 200 रुपए की कोई वस्तु है और उस 200 रुपए की वस्तु को आप अगर 25% के लाभ पर बेचते हैं, 25% की हानि, सॉरी, 25% की हानि पर बेचते हैं, तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 250 रुपए होगा। कथन बिल्कुल गलत होगा। 200 रुपए की वस्तु है, उसको अगर आप हानि में बेचेंगे, 25% की हानि में बेचेंगे, तो वो 250 में कैसे बिकेगी वो, ये तो 20% का क्या हो गया, ये तो लाभ भी नहीं है और नहीं हानि है। हानि तो तब होगी जब जितने में वस्तु खरीदी है उससे कम में बेचेंगे तो जाके हानि होगी, यहाँ तो ज्यादा में बेचा है, तो ये कथन क्या है, गलत है। दूसरे कथन की मैं बात करूं तो ये है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है वस्तु का 56.25 रुपए, क्रय मूल्य 56.25 रुपए है, और यहाँ पर लाभ जो है वो 20% का है, और आपको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो 67.50, ये विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। किसी वस्तु को आप 56.25 रुपए में खरीदें और 20% का लाभ लें, तो क्या विक्रय मूल्य 67.50 होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ अगर जैसे ही आप 56.25 में 20% की वृद्धि करेंगे, इसका जो 20% होगा वो कितना होगा, 112, 112 कितना हो जाएगा, ये 250, 112, और ये हो जाएगा 500, सॉरी, 112 और 500, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो और लगा देता हूँ मैं, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 67.50 आएगा, ये विक्रय मूल्य ही आएगा। तो इसका 20% आप जैसे ही निकाल के ऐड करेंगे तो ये विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये कथन आपका दूसरा जो है वो क्या है, सही है। एक कथन यहाँ पर सही हो गया। तीसरे कथन की अपन बात करें तो देखिए थोड़ा सा अटपटा दिया आपको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। एक तो क्रय मूल्य और एक आपको विक्रय मूल्य, इनके बारे में बता रखा है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 96% है। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96%, 100 का 96%, ये 96 ही होगा। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो गए। अब आपसे पूछा है तो लाभ 4% होगा, क्या यहाँ पर लाभ 4% है। किसी वस्तु को 96 रुपए में खरीदें, 100 रुपए में बेचें, तो क्या लाभ 4% होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 96 में खरीदकर 100 में बेचेंगे तो लाभ 4 का होगा, लेकिन परसेंटेज याद करेंगे तो ये 4 का लाभ किस पर है, क्रय मूल्य पर, 96 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो इसको सरल करने पर अपने को 4% प्राप्त नहीं होगा। मतलब यहां पर ये ऑप्शन तीसरा जो कथन है वो भी क्या है, गलत है। बात करें अपन चौथे कथन की,
चौथा भी आपको थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया गया है। आपको एक तरह से एक सूत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? सूत्र बनाकर दिया गया है। क्रय मूल्य बराबर 100 बट्टे में 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणा में आपको दिया गया है विक्रय मूल्य। ये आपको एक तरह से इनके द्वारा एक तरह से आपको क्या बनाकर दिया गया है? सूत्र बनाकर दिया गया है, और ये सही है या गलत है अपने को इसको चेक करना है। क्रय मूल्य बराबर 100 बट्टे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा में विक्रय मूल्य, ये सब चीजें आपको दी गई हैं। अपन ऐसा कुछ मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं, उस पर लाभ मान लेते हैं, जिससे विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला याद हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपके याद नहीं, मेरे भी याद नहीं होता, नहीं आपके याद हो कोई जरूरी नहीं है। सूत्र से करने का अपन मैं बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देता, बहुत ही कम केस में आपको प्रायोरिटी दूंगा, रेफरेंस करूंगा कि सूत्र आप याद करो। बाकी यहाँ पर आप इसको समझ के करें। समझ के कैसे? क्रय मूल्य मान लो, लाभ मान लो, विक्रय मूल्य आ जाएगा, और ये सब चीजें यहाँ पर आप रख दो। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है तो अपना सही है, वरना गलत है। जैसे मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने 200 रुपये मान लिया, और उस पर अपन ने लाभ मान लिया जैसे 10% का, तो 200 का 10% 20 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से विक्रय मूल्य प्राप्त होगा अपने को 220 रुपये। क्रय मूल्य कुछ भी मान लो, चाहे आप 100 मानो, चाहे 200 मानो, चाहे 500 मानो। क्रय मूल्य 200 रुपये माना, लाभ 10% मान लिया, आपकी इच्छा है जितना मान सकते हो आप लाभ। 10%, 200 का 10% 20 रुपये, 20 की वृद्धि करेंगे तो विक्रय मूल्य 220 रुपये हो जाएगा। अब ये तीनों के तीनों मान आप इसके अंदर रखें। क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये बराबर 100 बट्टे में 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 10 का, 100 प्लस 10 110 हो जाएंगे, और गुणा में विक्रय मूल्य कितना है 220 है। 0 से 0, 11 दूनी 22, और ये हो गए 200। 200 बराबर कितने हो गए 200। दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये चौथा कथन भी क्या है? सही है। इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि केवल कथन 2 और 4 हैं, वो दोनों के दोनों क्या हैं? सत्य हैं। ये लाभ हानि का क्वेश्चन था। हाँ, हालांकि क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसको थोड़ा लेंदी बना दिया कि आपको 4 हैं, चारों को सरल करना पड़ेगा। हालांकि इसमें ज़्यादा समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी आप अगर खुद से करते हैं तो इसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन अपना आता है वो मेरे पास सीट है, उसमें 129 नंबर क्वेश्चन है। 4 भिन्न दी गई हैं आपको, और चारों भिन्नों के अंदर आपको निकालना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भिन्नों के संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी बार आरपीएससी लेवल पर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लेवल पर पूछे गए हैं। 13 बटे में 16, 17 बटे में 21, 16 बटे में 19, और 5 बटे में 6। ये 4 भिन्न आपको दी गई हैं। इनमें सबसे छोटी भिन्न आपको ज्ञात करनी है। छोटी भिन्न देखो कैसे ज्ञात करते हैं अपन, वज्रुणा करके बहुत आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अंतर से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अंतर से कैसे? जैसे इन दोनों में अंतर कितने का है? 13 और 16 में अंतर 3 का है। यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, यहाँ अंतर कितना 5, और 6 का अंतर 1 है। अगर सभी का अंतर समान होता तो अपने लिए बहुत आसान होता। जिसमें अंक छोटे होते हैं वो छोटी भिन्न भिन्न होती है, जिसमें अंक बड़े होते हैं वो बड़ी भिन्न होती है। लेकिन सभी का अंतर अलग अलग है, केवल इन दोनों का अंतर समान है। 3 3 का अंतर इन दोनों में है, बाकी सभी का अंतर समान नहीं है। यहाँ इन दोनों में से तो आप बता ही सकते हो कि किनका कौन सी भिन्न वो छोटी है। जब दोनों भिन्नों का अंतर समान है तो जिसमें अंक छोटे हैं वो छोटी भिन्न, जिसमें अंक बड़े हैं वो बड़ी भिन्न। इसमें अंक छोटे हैं तो ये छोटी भिन्न होगी, और अपने को छोटी निकालनी है तो बड़ी वाली भिन्न को अपन छोड़ देते हैं। अब आसान भिन्नों की पहले तुलना कर देते हैं। जैसे इसकी पहले अपन तुलना इससे कर देते हैं, इसकी और इसकी कर देते हैं। 16 को 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजो 80, और 13 छिकी 78। 80 और 78 में से छोटा 78 है, तो अपन इसको भी छोड़ देते हैं। अब बाकी बची कौन सी? 2 भिन्न बची, ये दोनों 13 बटे 16 और 17 बटा 21। इन दोनों को अपन वज्रुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, और यहाँ इसको इधर गुणा करेंगे, तो ये आपको बड़ी भिन्न प्राप्त होगी। 173 लगभग 173 आएगी, और इधर गुणा करेंगे तो ये 172 आएगी। छोटी कौन सी है? 172। मतलब छोटी भिन्न कौन सी प्राप्त हो जाएगी आपको? 17 बटा 21 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप वज्रुणा करके आसानी से बड़ी और छोटी भिन्नें बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसके जस्ट अगला ही क्वेश्चन है, इसमें सीट में भी 130 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या
पहले नाम लिया किसका? लड़कियों का, बाद में नाम लिया लड़कों का। लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है संख्या में 24:16 है। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या में 24:16 का अनुपात है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है? लड़कियों का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। यहां पर आपको पता है लड़कियां अगर 24 हैं तो लड़के हैं 16। टोटल विद्यार्थियों की मैं अगर बात करूं तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? एक तरह से 40 होंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी 40 हुए। आपको लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। लड़कियां कितनी हैं? 24। कितने में से? टोटल में से। टोटल कितनी है? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40। और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे अपन 100 से, सरल करेंगे तो यहाँ से लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना प्राप्त होगा? 60% आपको प्राप्त हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आपको कंटिन्यू दिया गया है और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस में से नहीं है ये भी। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। दो क्रमागत हों और विषम पूर्णांक हों। क्रमागत जैसे 1 और 3 है, या जैसे मान लो 3 और 5 है, या 5 और 7 है। इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 का अंतर जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा। इसी प्रकार अगर जैसे बात करें 3 और 5 की, दो क्रमागत हैं, विषम पूर्णांक हैं, वर्गों का अंतर अपन देखें तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 16 आएगा। इस प्रकार से अंतर और भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। आपको पूछा है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होगा? ये किससे पूर्णतः हमेशा डिवाइड होगा? अंतर जो है आप देखेंगे 8 है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन में या तो आपको 8 मिल जाएगा या 8 का कोई ना कोई इसका गुणनखंड मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 5, 4, 3 और 6। 8 नहीं दे रखा। अगर 8 होता तो आंसर 8 हो जाता, लेकिन 8 नहीं है तो 8 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा और 8 का गुणनखंड कितना है? 4। 4 से ये हमेशा डिवाइड होंगे, हमेशा ही होंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 133। ये अच्छा क्वेश्चन था, जिनको मतलब अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक मुझे ध्यान है पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट के। आपको दिया गया है 43 की पावर 31, सॉरी 41, 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर 41, और दूसरा आपको दे रखा है 43 की पावर 43 प्लस 41 की पावर 43 में सार्व गुणनखंड क्या होगा? वो सार्व गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इसमें इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? घात यहाँ पर विषम है, यहाँ पर a की पावर n प्लस b की पावर n, ये a और b है, ये भी इसमें a और b है। अगर ये देखें a तो ये है b, ये a है तो ये भी क्या है? b है। यहाँ पर पावर जो है यहाँ भी विषम है और यहाँ भी दोनों में क्या है? विषम है। जब घात दोनों की विषम होती है, a प्लस बी की a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, घात जब दोनों की विषम होती है तो उस स्थिति में a प्लस b एक कॉमन फैक्टर होता है। किस प्रकार से? ये जैसे आपको दे रखा है a की पावर, जैसे विषम आप कुछ भी ले लो, विषम जैसे मान लो 3 ले लिया अपने पावर, और b की पावर भी अपन ने कितनी ले ली? 3 ले ली। इसी प्रकार ये भी विषम पूर्णांक है, घात है, a की पावर जैसे 5 ले ली प्लस b की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। a और b ये तो दोनों दोनों में कॉमन है, घात विषम है दोनों जगह, तो अपन ने घात दोनों जगह क्या ले ली? विषम, समझने के लिए। अब जैसे आप इनका प्रसार करेंगे, जैसे आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे आप इसको भी खोलेंगे द्विपद प्रमेय वगैरह से जो 11th-12th क्लास में प्रमेय आती हैं, उनसे अगर आप जैसे इनका विस्तार करेंगे, ये तो सीधा फॉर्मूला ही होता है। आप जैसे इनका विस्तार करेंगे तो सबसे पहला जो फैक्टर है, आगे भी आएगा, पहला फैक्टर आपको a प्लस बी प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे आप इसको भी खोलेंगे तो यहाँ पर पहले आपको a प्लस बी प्राप्त होगा, उसके बाद आगे और प्राप्त हो जाएगा मान। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या प्राप्त हुआ अपने को? इसमें भी सबसे पहले a प्लस बी आता है, इसमें भी सबसे पहले a प्लस बी आता है। मतलब जब भी घात विषम पूर्णांक होती है उस स्थिति में
ए प्लस बी एक कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए का मान कितना है 43, बी का मान 41, दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी कितना होगा 84। मतलब ये 84 जो है ये दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, सारों गुणनखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है, औसत चाल से संबंधित। औसत चाल, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक बालक घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 134, ये उसका घर है, ये इसका विद्यालय है। घर से स्कूल जाता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और वापस स्कूल से घर आता है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो औसत चाल क्या होगी? आपको औसत चाल यहाँ पर ज्ञात करनी है। काफी इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए हैं, सीट में देखना चाहें तो आप सीट में भी आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, जाने में और आते समय और जाते समय दोनों समय तय की गई दूरी समान है। घर से पहले विद्यालय गया, फिर विद्यालय से वापस कहाँ आया? घर आया। तो जितनी दूर विद्यार्थी गया है उतनी ही दूर वापस आया है, मतलब दोनों स्थितियों में दूरी समान है। और जब दूरी समान होती है तब आप सीधा एक तरीका होता है औसत चाल का, कौन सा? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये काम में ले सकते हो। अगर दूरी समान नहीं है तो उस स्थिति में औसत चाल बराबर वही बात, कुल दूरी बट्टे में कुल समय आप काम में लेंगे। यहां भी आप कुल दूरी बट्टे कुल समय काम में ले सकते हो। उस स्थिति में आपको दूरी माननी पड़ेगी। दूरी आप कुछ भी मान सकते हो, मान के करेंगे तो समीकरण बनेगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सीधा इसको कर रहा हूं। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, कब? जब दूरी क्या हो? समान हो, आते वक्त और जाते वक्त। ये x और y दोनों क्या हैं? चाल हैं। सरल करेंगे, 2x का मान अगर 8 है तो y का मान 12, बट्टे में दोनों का टोटल कितना होगा? 20। सरल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 96, बट्टे में 10 मतलब 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बालक की औसत चाल होगी। औसत चाल इस प्रकार आप नहीं कह सकते कि दोनों चाल को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, 8 + 12 20, 20 का आता 10, वो औसत चाल नहीं होती। इस प्रकार औसत चाल नहीं ज्ञात की जाती। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें अपन इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स के आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पूरे पेपर को अपन ने सोल्व कर लिया 3 पार्ट में। इन 25 प्रश्नों में से लगभग 20 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान थे, और ये लगभग 20 क्वेश्चंस आपको अपनी सीट्स जो हैं परसेंटेज की हैं, चाहे लाभ आने की हैं, चाहे ये इस प्रकार की औसत की सीट हैं, सभी सीट्स में से आपको ये 20 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे देखने को। और बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे 1198 गुणा में 1198। अब ये कहीं मिले चाहे नहीं मिले, ये क्या कोई क्वेश्चन थोड़ी है। इस प्रकार आपको 25 में से 20 क्वेश्चन सीट में से आपको आराम से मिल जाएंगे। आप सभी सीटों को देख सकते हैं। बाकी 5% है वो थोड़े ठीक लेवल के पूछे गए थे, लेकिन वो भी मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा टफ थे। तो क्वेश्चंस का लेवल ठीक था। समस्या ये थी कि क्वेश्चंस मैथ्स के आगे पीछे थे, जिनको ढूंढने में अपने को टाइम लगता है, और मानसिक रूप से भी अपन तैयार नहीं हो पाते कि पहले अपने को मैथ करनी है या आपको जीके करना है या कौन सा पार्ट करना है, उसमें अपने को थोड़ी समस्या आती है। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा था, मैथ्स आसान थी। आपको मैं बता ही चुका हूँ, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।